Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, 2 मिनट चालू करते हैं ना। ठीक है, देखो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी का। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है अपना, बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है और इस चैप्टर से जनरली पता होता है कि चैप्टर से क्या आता है। तो चैप्टर नंबर 5 है ये अपना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते क्यों है, मतलब क्यों क्लासीफाई करना है, जैसे है वैसे ही रहने दो, है ना। अलग अलग क्यों करना है, क्यों ग्रुप बनाना है, क्यों पीरियड्स बनाने है ना, मतलब ग्रुपिंग में क्यों बांटना है, क्या जरूरत पड़ी। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग लोगों ने किस तरीके से ग्रुपिंग क्रिएट करी थी और कैसे हर ग्रुपिंग फेल होती गई, है ना। कोई भी चीज फेल कब होती है, जब उसमें कुछ कमियां होती है, तो वो क्या कमियां थी कि फेल हो गई। और फिर फाइनली अब हम क्या पढ़ते हैं, मतलब अब आजकल जो पीरियडिक टेबल है वो क्या चीज है, वो कैसे बना, है ना। आसान चैप्टर है ना। तो लिखो अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इस चैप्टर से तो वैसे कोई टॉपिक रिमूव हुआ नहीं है ना, लेकिन जनरली मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस टॉपिक में क्या पढ़ के जाना है इस चैप्टर में। तो लिखो अपनी कॉपी में सबसे पहले कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफाई करने की। तो देखो पहले तुम अपनी कॉपी में लिख लेना ये आंसर है अच्छा, कि इट एनेबल्स साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब ये तो अंग्रेजी हो गई, अब इसका हिंदी मतलब समझो। ये सपोज करो कि मुझे हीलियम की प्रॉपर्टी पता है, मुझे पता है कि हीलियम नोबल गैस है, हीलियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो मैं देखूंगा तो हीलियम के ग्रुप में क्रिप्टन भी है। तो बिना किसी एक्सपेरिमेंट को किए ही मुझे पता पड़ जाएगा कि क्रिप्टन भी क्या है, नोबल है, क्रिप्टन की ऑक्टेट भी पूरी है, क्रिप्टन भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों, मुझे क्यों पता पड़ा, क्योंकि पहले से ही किसी ने ग्रुपिंग करके रखी हुई है। तो ग्रुपिंग का फायदा क्या होता है, इट एनेबल्स साइंटिस्ट एंड रिसर्चर टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे मान लो कि मुझे 26 इस आयरन की प्रॉपर्टी पता है, तो कोई मुझे पूछे कि बताओ इस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो जो आयरन की प्रॉपर्टी है करीबन करीबन वही केमिकल प्रॉपर्टी इसी की भी होगी। तो ये फायदा है ग्रुपिंग का, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि व्हाट इज द नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है, लिखो इसको अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। दिव्यांश कोई डाउट है, आकाश तुम्हें समझ में आया कि व्हाट इज द नीड फॉर Yes, क्लासिफिकेशन। sir. तो यस क्लासिफिकेशन सर। हेल्प करता है। या तो अपने को अगर पहले ही पता है कि इस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, तो नीचे सबकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी। तो क्लासिफिकेशन का ये फायदा है ना। तो अब आज मैं तुम्हें 3 पढ़ाऊंगा, लाइक न्यूलैंड हो जाएगा, डॉबर्नियर हो जाएगा, मेंडलीव। मेंडलीव हम आधा करेंगे, आधा कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो अब सुनना, सबसे पहले बहुत पहले कब, 1817, तुम समझ लो आज से 200 साल पहले, डॉबर्नियर ट्रायड। तो ये है क्या, अब समझना। तो इसने क्या किया था, अगर किन्हीं एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज है तो उसने क्या किया, उनको इस तरीके से ग्रुप में बांटा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ग्रुप्स में, ग्रुप्स आर हैविंग 3 एलिमेंट ईच, हर ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, इसलिए उनको क्या नाम दिया उसने, ट्रायड्स। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डॉबर्नियर ट्रायड। ठीक है, अब तुम समझना, the elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses। जैसे A है, A के बाद B है, B के बाद C है, तो सबसे ज्यादा मास C का होगा, उससे कम B का होगा, उससे कम A का होगा। और एक और चीज, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other two। मतलब B का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, A प्लस C बाय 2, मतलब
ए और सी के एटॉमिक मास का एवरेज लोगे तो किसका मास मिलेगा? बी का। तो बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक तो ये लिख लेना, ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप। फिर ये एग्जांपल लिख लेना, और फिर ग्रुप्स में 3 एलिमेंट थे इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ट्रायड्स। ठीक है। और एक और चीज, एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में लिखा? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी लिखा है, मतलब ए से ज्यादा बी का है, बी से ज्यादा सी का है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। द एलिमेंट्स को एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जमाया और बीच का एटॉमिक मास बाकी दोनों का क्या था? एवरेज था। और फिर इसमें क्या गलतियां थी, क्या खामियां थी, तो ये यहां पे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। और ये ग्रुप याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जैसे लिथियम से ज्यादा सोडियम का है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का है, कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम का है, स्ट्रोंशियम से ज्यादा बेरियम का है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्या आएगा? आयोडीन। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे कि इनको ट्रायड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉबर्नियर जो ग्रुप बनाए थे डॉबर्नियर ने, उसमें हर ग्रुप में 3 एलिमेंट थे। ठीक है। फिर कोई तुम्हें पूछे कि क्या उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी? हाँ। और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जमाया, सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। और डॉबर्नियर ने देखा कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों का एवरेज है, ए प्लस सी बाय 2। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है अब, फिर मैं इसकी खामियों पे आऊंगा, क्योंकि ये सिस्टम क्यों फेल हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन है ये कि इन डॉबर्नियर्स ट्रायड, जो डॉबर्नियर ने ट्रायड बनाई थी, वन ग्रुप, कोई एक ग्रुप है, वन ग्रुप हैज 3 एलिमेंट्स। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी। और आपको ए का एटॉमिक मास दे रखा है 10U, बी का दे रखा है 20U। तो आपको बताना है कि सी का एटॉमिक मास कितना होगा। तो डॉबर्नियर की एक ट्रायड है जिसमें 3 मेंबर है, ए बी सी। मैंने आपको ए का मास दे रखा है, बी का मास दे रखा है, और आपको बताना है कि सी का मास 30 कितना होगा। सोचो, सर 30 अगर डॉबर्नियर ट्रायड है मतलब वो क्या 30 फॉलो करेगा? B इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। बीच वाले का मास बाकी दोनों का एवरेज है। तो B का तो 20 है, A का 10 है, C का मुझे नहीं पता, 2 नीचे। तो 22 जा 40 इक्वल टू 10 प्लस C। तो C का मास कितना आ जाएगा? 30U। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, आसान है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर बस एक बार वो टेबल देखनी है सर, हाँ, पिछली टेबल स्लाइड। टेबल याद करना भैया, इनका मास याद करने की जरूरत नहीं। कई बच्चे इनका मास याद करके जाते हैं, मास नहीं याद करना है। और टेबल ऐसे है, ये लिथियम कैल्शियम क्लोरीन नहीं है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। एक ग्रुप कौन सा है? लिथियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। एक ग्रुप कौन सा है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और तीसरा ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ऐसे याद मत कर लेना, ये गलत है। ये ग्रुप है वर्टिकल वाला। सर तो फिर वो लाइन क्यों बना रखी है सर? कौन सा हॉरिजॉन्टल, line? सर अरे हॉरिजॉन्टल एक वो लाइन तो मैंने बुक से कॉपी किया है, कोई गड़बड़ होगी। ये ग्रुप ये लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, अब तुम देखो, तो डॉबर्नियर के जो ट्रायड थे उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? देखो, एक तो डॉबर्नियर ने जब ये ट्रायड बनाया, जब ये ग्रुपिंग करी, तो ज्यादा एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुए थे। मतलब अपने को जैसे राइट नाउ करीबन 118 एलिमेंट पता है, लेकिन डॉबर्नियर के टाइम पे इतने ज्यादा एलिमेंट थे नहीं। तो डॉबर्नियर कुड ओनली आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड फ्रॉम द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम, है ना। उस टाइम पे जो उसको पता था उसने ग्रुपिंग कर दी, लेकिन बाद में ऐसा कोई ट्रायड बना नहीं, है ना। ये सिस्टम जो था ना क्लासिफिकेशन करने का, ये बाद में फेल हो गया, क्योंकि बाद में जो एलिमेंट हमने डिस्कवर किए उनके ऐसे कोई ग्रुप बन ही नहीं पाए। तो जब ऐसे ग्रुप बन ही नहीं पाए तो इस क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है।
तो डॉबर्नियर could identify only 3 triad from the elements known at that time. Hence, this system of classification into triad was not found to be useful. क्योंकि आगे जब हमें और ज्यादा एलिमेंट्स पता पड़े तो ये वाली ग्रुपिंग का कोई मतलब नहीं रह गया. तो ये याद कर लेना तुम्हें ना. तो डॉबर्नियर ने जो ग्रुप बनाए उसमें 3 एलिमेंट थे. दे वर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, है ना. बीच वाले का मास बाकी दोनों का एवरेज होता है. तो अगर ए बी सी कोई ट्रायड है तो बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2. और ये क्यों फेल हो गया? क्योंकि और एलिमेंट्स डिस्कवर किए. मान लो डॉबर्नियर के टाइम पे हमको ज्यादा एलिमेंट नहीं पता थे, बाद में मान लो मुझे कुछ और एलिमेंट्स पता पड़े तो उनकी ऐसी ग्रुपिंग बन ही नहीं पाए. तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि डॉबर्नियर could only identify 3 triads from the element. Hence, this system on triad was not found to be useful for other elements. ठीक है, अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पे. तो लिखो अपनी कॉपी में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये कब आया था? 1866 में. वो कब था? 1817 में. तो करीबन 50 साल के बाद, है ना. याद रखना, ये लाइन याद रखना. कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी आती है कि न्यूलैंड ने कैसे जमाया? अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, है ना. इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उसने जमाना चालू किया. जैसे हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, ये देखो नीचे देखो, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन. तो न्यूलैंड ने देखा कि इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन की प्रॉपर्टी करीबन क्या है? सेम है. ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी? इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी करीबन सेम है. तो न्यूलैंड ने देखा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है. जैसे हाइड्रोजन के बाद लिथियम, तो 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है. वापस 7 के बाद आओ तो क्लोरीन, तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम है. तो न्यूलैंड ने कैसे जमाया? अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. उसने चालू किससे किया? हाइड्रोजन से. एंड किस पे किया उसने? थोरियम पे, 56th एलिमेंट पे. और उसने क्या देखा? ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट. जैसे हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन. तो हाइड्रोजन से गिनना चालू करो. 1 2 3 4 5 6 7, 8वें पे कौन है? फ्लोरीन. तो पहला और 8वां इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सेम. 7 और ऐड करो तो 15वां. तो पहला, 8वां, 15वां, इन सब की प्रॉपर्टी क्या थी? सेम. तो आज भी हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. हाइड्रोजन को भी 1 की जरूरत है, फ्लोरीन को भी 1 की जरूरत है, क्लोरीन को भी 1 की जरूरत है. तो न्यूलैंड ने कब देखा ये? 1866 में. कैसे जमाया? अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम का, लिथियम के बाद बेरिलियम का, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन. चल ये याद रखना, चालू किससे किया था? हाइड्रोजन से. कहां तक लेके गया वो? थोरियम, मतलब 56th एलिमेंट तक लेके गया. कहां तक? 56th एलिमेंट तक लेके गया. मतलब उसने जमाया, लेकिन एप्लीकेबल है कि नहीं वो मैं बाद में बताता हूं. एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. डॉबर्नियर ने भी यही किया था. डॉबर्नियर के भी जो ट्रायड्स थे उसमें ए बी सी है, तो सी का मास बी से ज्यादा, बी का मास ए से ज्यादा. लेकिन उसमें 3 के ग्रुपिंग थे, इसमें 8 के. ही फाउंड दैट every element had similar to the property, every 8th element had property similar to that of the first. तो पहला और 8वें की सेम होगी, पहला 8वां 15वां की सेम होगी. तो इस तरीके से. और चालू किया हाइड्रोजन से, खत्म किया थोरियम से. ये सब तुम्हें याद रखना है. क्या? कि एक तो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, दूसरा कहां पे चालू किया, कहां पे खत्म किया, तीसरा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हर 8वें एलिमेंट की और पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी. और फिर ये 4 पॉइंट कि न्यूलैंड का लॉ जो था या न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था ये क्यों फेल हो गया. सबसे पहली चीज तो ये है कि लॉ ऑफ एक्टिव्स ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. तो खाली कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था. कैल्शियम के बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई. मतलब जैसे एल्यूमिनियम है और आपका वाई है और ये सेलियम, लेंथनम, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, है ना. जैसे आयरन है और सेलेनियम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं निकली. तो कहां तक एप्लीकेबल था? लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. दूसरा,
अब न्यूलैंड ने तो 56 तक ही जमाया, लेकिन अब तो 118 एलिमेंट है, तो बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए ना वो फिट ही नहीं हुए. सेवरल न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. एक और गलती क्या करी इसने, इस टेबल में फिट करने के लिए एक ही जगह इसने दो दो एलिमेंट डाल दिए. देखो कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह दे रखी है, तो टू फिट इनटू द टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट. न्यूलैंड ने क्या किया, एक ही जगह दो जमा दी. देखो यहाँ पे भी दो जमा रखे, सीई और एलए. एंड ऑल्सो अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम, अनलाइक है, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तीनों नॉन मेटल है, लेकिन कोबाल्ट और निकल तो क्या है, दोनों मेटल. तो यहाँ पे ये फिट भी नहीं हो रहे, और जमाने के लिए इसने दोनों को एक जगह फिट कर दिया. और याद रखना चौथा, खाली लाइटर एलिमेंट के लिए ये काम किया. लाइटर मतलब कैल्शियम के नीचे नीचे वालों के लिए काम करता है, ये लो आगे के लिए काम नहीं करता. तो सबसे बड़ी चीज पता है न्यूलैंड लॉ में क्या है, इसकी खामियां, कि इसमें क्या गंदी चीजें थी, क्यों ये फेल हो गया. तो खाली ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल था. बाद में जो एलिमेंट और मिले हमें, क्योंकि अब तो 118 एलिमेंट है, न्यूलैंड तक तो खाली 56 ही थे, तो बाद के एलिमेंट फिट ही नहीं हुए. और दूसरा बहुत एलिमेंट फिट नहीं हो रहे थे, तो भाई साहब ने क्या किया, दो दो एलिमेंट एक ही जगह फिट कर दिए, कोबाल्ट और निकल. और कोबाल्ट निकल को फिट भी किसके साथ किया, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ. भाई फ्लोरीन और क्लोरीन की वैलेंसी नेगेटिव होती है, कोबाल्ट और निकल की वैलेंसी पॉजिटिव होती है. मेटल को नॉन मेटल के साथ फिट कर दिया. तो खाली कहां तक एप्लीकेबल था ये, कैल्शियम तक, है ना. तो कोई तुम्हें पूछे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क विथ लाइटर एलिमेंट्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, है ना. अगर हैवियर के लिए पूछे तो फॉल्स. तो लिख लो, इस पूरी स्लाइड को अपनी कॉपी में लिख लो. हाँ, कुछ डाउट है तो पूछो. दिव्य कोई डाउट है तो पूछ लो. नो सर. आसान है तो. अच्छा एक चीज अगर मैं तुम्हें पूछूं, मान लो एग्जाम में तुम्हारे आ जाए, राइट वन सिमिलरिटी बिटवीन डॉबर्नियर ट्रायड एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो सिमिलरिटी खाली एक है, Both are arranged Increasing order. according to atomic एटॉमिक mass. मास के हिसाब से अरेंज की. Increasing order of atomic mass. और और एक डिफरेंस एल पूछा आई जाए एन तो ए और सामने ही के पता भी है, है तो. एक में 3 के ग्रुप होते हैं, एक में 8 के, है ना. डिफरेंस तो ये है. इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है एटॉमिक मास निकालने का, उसमें ही था. वो भी मैंने किसी सर एनटीएससी के पेपर में देखा था, कि दो एलिमेंट का मास दे रखा था, और बोल रखा था कि ये डोमिनेट ट्रायड है, तो बताओ तीसरे का कितना है. तो वो फॉर्मूला यूज करके निकालना था उसमें. सर क्रोमियम के नीचे क्या लिखा है? वो वाई है. ये पूरा मत लिख, इतना तुम्हें याद रखने की जरूरत, तुम ऊपर के लिख लो, खाली कैल्शियम तक के लिखो, क्योंकि कैल्शियम के बाद तो इसकी एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगी. वो मैं ये भेज दूंगा, मैं ये रिमूव करके भेज दूंगा कचरा. ठीक है, ये अपनी बुक का है, कि मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, बाहर से नहीं उठाया है. ठीक है, लिख लिया सबने, वापस सर सुन लो. वो जो आपने केमिस्ट्री की शीट भेजी थी ना सर, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आधा ही लिखा हुआ है. हाँ मैंने पढ़ा, हाँ देखा मैंने. वो इसमें ना वो हाइड्रोजन मिसिंग था, वो देखा मैंने. देखा देखा, मैं उसमें इक्वेशन को लिख के भेजता हूँ. ठीक है, तो वापस सुनना. कोई तुम्हें पूछे कि डॉबर्नियर ट्रायड जो था वो क्यों फेल हो गया, क्योंकि डॉबर्नियर ट्रायड बनने के बाद काफी एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनसे कोई ग्रुपिंग बन ही नहीं पाई तीन तीन एलिमेंट की, तो इसलिए फेल हो गया. कोई तुम्हें पूछे कि न्यूलैंड का लॉ क्यों फेल हुआ. देखो एक तो न्यूलैंड, ये तुम याद रखना कि न्यूलैंड का लॉ खाली कहां तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक, है ना. यह याद रखिए, वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स. दूसरा, बाद में कितने ही ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए जो यहाँ पे फिट ही नहीं हो पाए. तो सेवरल एलिमेंट डिस्कवर्ड डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. और एक और है कि उसने फिट करने के लिए क्या किया, कितने ही एलिमेंट्स को एक ही जगह फिट कर दिया, मतलब दो को एक ही जगह, जैसे कोबाल्ट निकल को एक ही स्लॉट दे दिया, और वो भी कहां पे दिया, इस फ्लोरीन क्लोरीन वाले ग्रुप में, है ना. इनका कोई लेना देना ही नहीं है. फ्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल है, कोबाल्ट निकल मेटल है, इनका कोई लेना देना नहीं. नीचे वापस ब्रोमीन है, ब्रोमीन वापस क्या होता है, नॉन मेटल, है ना. तो टू फिट इनटू द टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट एंड अनलाइक एलिमेंट के साथ, मतलब उनका कोई रिलेशन ही नहीं है. ठीक है, किसी को अब न्यूलैंड में और डॉबर्नियर में कोई डाउट है तो पूछो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं मेंडलीव पे आ रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी सर में. 1 मिनट ये लिखना है. हाँ हाँ, आराम से लिख लिख लो लिख लो.
सर वो कार्बन एंड कंपाउंड में जो बाकी है वो सर बाद में हाँ करवाओगे मैं सर करा आप? होमोलोगस सीरीज ना एक दिन का करा दूंगा मैं। सर होमोलोगस सीरीज सर बहुत सर 2-4 टॉपिक और भी बाकी है सर। वो होमोलोगस सीरीज है और उसी के आगे वो एलोट्रॉप्स भी आते हैं, कार्बन के डायमंड और वो ग्रेफाइट। वो उसे कंफ्यूजन था होगा कि नहीं, अब हाँ कर सर लेंगे। एलोट्रोप अब कर सर लेंगे वो उसको सब क्योंकि है। वो सर सैंपल एलोट्रॉप्स पेपर तो में भी पढ़ा था। दिए ना। अब कर लेंगे उसको, खत्म कर लेंगे। सर एलोट्रॉप्स तो पढ़ा दिए थे सर, केवल नहीं होमोलॉगस ही नहीं पढ़ाना पढ़ाए था। थे, नहीं पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। वो सर होमोलोगस एलोट्रोप सीरीज के बाकी बाद है में है ना, सर। तो नहीं पढ़ाए थे मैंने, क्योंकि मुझे लगा आ रहे कि नहीं आ रहे क्या पता। बट अब कर देंगे ना, नहीं जिसमें सर, भी डाउट है वो। एलोट्रॉप्स पहले दिए हुए हैं सर। क्या हुआ? सर पहले दिए हुए हैं एलोट्रॉप, सर पढ़ा दिए थे एलोट्रॉप नहीं की वो और वो अपने सब। कोर्स का नहीं, वो जो ब्लू वाले में होते हैं ना, वो ब्लू या येलो बॉक्स में, उसका डाउटफुल था। बट कर लेंगे, एलोटॉप्स भी कर लेंगे, होमोलोगस सीरीज भी कर लेंगे, है ना। जिससे भी डाउट है वो कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो कोई बात नहीं है। लास्ट लिखो तुम, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो नाम सुन के ही पता पड़ रहा है कि एक रशियन बंदा था। इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द एटॉमिक मास, लेकिन ऑल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कोई तुम्हें पूछे कि न्यूलैंड का लो, डॉबरनेर के ट्रायड और मेंडलीव, तीनों में क्या सिमिलरिटी है? तीनों में एक सिमिलरिटी है कि तीनों में अरेंज किसके बेसिस पे किया? एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेकिन एक इसमें डिससिमिलरिटी है। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के अलावा एक और चीज पे ध्यान दिया, वो क्या था? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो मेंडलीव देखो, वर्ड ही एक रशियन है, तो एक रशियन बंदा था, है ना। और इसने कैसे जमाया? एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो क्या है? द एटॉमिक मास, एंड आल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेंडलीव ने केमिकल रिएक्शंस करके भी देखा कि मुझे इनको एक ही ग्रुप में डालना है कि नहीं डालना है। मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट नॉन थे। अब कितने? अब आई थिंक 119वां भी मिल गया है, 118 के आसपास अब पता है हमें। तो 63 एलिमेंट्स क्या थे? नॉन थे। तो कोई तुम्हें पूछे कि मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट? 63। तो उसने कैसे जमाया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, बट ही आल्सो टुक इनटू अकाउंट द केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। यहां तक लिख लो एक बार। तो मेंडलीव एक रशियन बंदा था, उसने उसने भी कैसे जमाए? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन उसने केमिकल प्रॉपर्टी पे भी ध्यान दिया, एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। कैसे? मैं तुम्हें समझाता हूं। और मेंडली के टाइम पे कोई तुम्हें पूछे कितने एलिमेंट नॉन थे? 63। ठीक है। तो देखो, एटॉमिक मास तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि उसने मास तोला और जमाया होगा। लेकिन अब केमिकल प्रॉपर्टी कैसे करेंगे? जैसे अगर तुम ध्यान से देखो, तो सोडियम, आपका पोटेशियम, है ना, आपका ध्यान से देखो, सोडियम का अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? Na2O। पोटेशियम का करोगे तो क्या बनेगा? K2O। तो उसने केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन करके देखा कि एक ऑक्सीजन के साथ दो सोडियम है, एक ऑक्सीजन के साथ दो पोटेशियम है। तो उसने सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सबको एक ही ग्रुप में रखा, क्योंकि ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं? इसी तरीके से। तो लिथियम भी क्या बनाएगा? Li2O। आर भी क्या बनाएगा? Rb2O। जैसे मान लो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, इनको किसी को भी कि तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? बेरिलियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। तो उसने केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे देखी? देखो, मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फाउंड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है? ऑक्साइड। और हाइड्रोजन के साथ क्या बनता है? हाइड्राइड। तो कोई तुम्हें पूछे कि मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सर स्टडी ये करी? मोल के हिसाब से लिया था। क्या हो गया? सर जैसे जो रेशियो बन रहा है सर, CaO बी, हाँ सर हाँ, रेशियो, बेरिलियम जैसे यहाँ पे ऑक्साइड। 1:1 है, यहाँ पे तेरा 2:1 है। तो जिनके रेशियो सर सेम ये थे। मोल के हिसाब से लिया था कि सर वो उसका नहीं, मॉलिक्यूल को उससे देखा था माइक्रोस्कोप से। अरे वो उसने उसने वेट का रेशियो लिया होगा ना। जैसे मान लो लिथियम ऑक्साइड बना, तो लिथियम ऑक्साइड बना सर तो मोल के हिसाब से लिया होगा ना, जैसे 2 मोल्स ऑक्सीजन है। एटॉमिक रेशियो बोलते हैं। उसने एटॉमिक रेशियो मेजर की है कि लिथियम ऑक्साइड में कितना एटॉमिक रेशियो? 2:1। बेरिलियम ऑक्साइड में कितना है? 1:1। मतलब एक ऑक्सीजन के पास एक बेरिलियम है। 2:1 का मतलब है एक ऑक्सीजन के पास दो लिथियम है। तो उसने सब एलिमेंट्स को रिएक्ट किया, तो जिनके भी रेशियो सेम थे उनको उसने एक ही ग्रुप में रखा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो उसने कैसे जमाया? एटॉमिक मास के हिसाब से। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या किया उसने? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो यहां से उसको केमिकल प्रॉपर्टी पता पड़ी। और ये तो अपन ने लिख लिया था कि अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और वापस ध्यान से नीचे लाइन देखना, मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ
तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, जो लॉ था, विच स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लिख लो अपनी कॉपी में, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये बोलता है, मेंडलीव ने अपना टेबल किस हिसाब से बनाया, एक तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से जमाना चालू किया, कम से ज्यादा, और उसने ग्रुपिंग भी करी। ग्रुपिंग के हिसाब से करी, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। केमिकल प्रॉपर्टी कहां से पता पड़ी उसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के पता पड़ी कि मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ व्हिच स्टेट्स दैट, मतलब उसने टेबल जमाया कैसे, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, व्हिच स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और इसका जो टेबल था, इसमें जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम बोलते हैं ग्रुप। तो 8 तो ग्रुप थे और 7 कितने थे, पीरियड्स थे। लिख लो अपनी कॉपी में, ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव के टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। ग्रुप मतलब ये ग्रुप है, ऐसे ग्रुप होते हैं। ये अपन आगे आएंगे, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। तो लिख लो, तो मेंडलीव का आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम उसकी खामियां पढ़ेंगे, क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की खामियां और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट दोनों करीबन करीबन सेम है, इसलिए वो दोनों मैंने साथ में ग्रुप किया है। तो आज हमने 3 पढ़े, कौन से पढ़े, ये लिख लो एक बार तुम अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि मेंडलीव, डॉबर्नियर और न्यूलैंड तीनों में क्या सिमिलरिटी थी, तो तीनों में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीव का टेबल क्यों अलग था, क्योंकि मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान दिया। मेंडलीव को केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पता पड़ी, उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, वहां से उसको पता पड़ी। ठीक है, और मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ याद रखना, और उसका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप और 7 पीरियड। पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल, ग्रुप मतलब जो वर्टिकल्स होते हो। ये हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल बेसिकली हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेंगे और एक क्लास में हम ट्रेंड पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है। लिख लो स्लाइड को, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तुम वहां पे पता है कर सकते हो, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई मेंडलीव कंबाइंड लिथियम सोडियम पोटेशियम इन वन ग्रुप, तो आपको वहां पे लिखना है ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखना है, ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों का रेशो क्या है, 2:1 ऑक्सीजन के साथ। तो लिख लो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिखो, व्हाई मेंडलीव कंबाइंड lithium, sodium and potassium in one group, because their chemical properties are same, because their chemical properties are same। और ये एग्जांपल दे सकते हो तुम कि तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Li2O, Na2O, K2O। और कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि मेंडलीव की खामियां मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मेंडलीव में क्या प्रॉब्लम थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों बना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन सबसे अलग है। ठीक है, और कुछ डाउट है इसमें आज तक जो पढ़ाया मैंने, पूछो। सर फिजिक्स के डाउट ले लो ना सर, वो शीट हाँ वाले। हाँ हाँ हाँ, तेरे को डाउट याद है। अच्छा, ये केमिस्ट्री में खत्म कर रहा हूँ, अब मैं डाउट्स ले रहा हूँ, तो जिनके डाउट है वो मुझे पूछ लो, मैं सॉल्व करा देता हूँ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज रखे हैं। एक सेकंड ना, एक सेकंड दे। तो तेरे पुराने नंबर से भेजेगी, नए नंबर से? सर नए वाले से। ठीक है, ये लिख लो तुम लोग, और फिर मैं डाउट्स ले रहा हूँ, तो जिनके भी डाउट्स है अब वो मुझे भेज दो, और जिनके डाउट्स नहीं है वो लीव कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम चाहो तो रुक जाओ, तो क्या पता तुम्हारे डाउट भी क्लियर हो जाए। एक सेकंड ना दिव्य। वो लिख लो, और जिनके डाउट्स है वो रुक जाओ। वैसे सभी रुक जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे डाउट्स हैं इसके, तुम्हारे भी क्लियर हो जाएंगे। ये तो मैं भेज दूंगा तो मैं स्लाइड अभी। ओके, तो ये डाउट है इसके, आपको आते तो आप ट्राई करना, नहीं तो आप समझना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द रीडिंग ऑफ द एमीटर एज पर शोन। अच्छा,
अपने को यहाँ पे एमीटर की रीडिंग निकालनी है। देखो एक चीज ध्यान से देखो, सब समझो इस चीज को, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है कि ये सर्किट थोड़ी नहीं है। तो देखो ध्यान से देखो, तो इस सर्किट में ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में है, तो पहले इन 2 ओम को कंबाइन करो, ऊपर वाले को मत छेड़ो। तो ऊपर 2 ओम था, एक 2 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे एमीटर था, और ऊपर एक और 2 ओम था। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे 2 ओम था, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और नीचे इस 2 ओम को कंबाइन करो तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला 2 ओम और नीचे वाला 1 ओम किस में पैरेलल में है? ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 1। बाकी को मैंने नहीं छेड़ा था, पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया। अब तुम ध्यान से देखो, ऊपर वाला 2 ओम और नीचे वाला 1 ओम ये वाला पैरेलल में क्यों नहीं है? तो सर एक ये नहीं है क्योंकि इसके साथ बैटरी है। जिस रजिस्टर के साथ बैटरी होती है ना, उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, बाकी सबको कंबाइन करते जाओ। तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाले 1 को कैसे करोगे? 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1। तो यहाँ पे एलसीएम लो, तो 2 आएगा, 1 प्लस 2, तो रेसिप्रोकल लो तो r कितना आएगा? 2/3। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक ही लिख दो, और बाकी इस 2 ओम को ऐसा कैसा लिखो? 2 ओम ये रहा, 2 वोल्ट ये रहा, एमीटर ये रहा, और नीचे क्या आया तुम्हारा? 2/3 ओम। अब तुम ध्यान से देख दिव्यांश, तो ये पैरेलल में नहीं है, ये 2 ओम और 2/3 किसमें? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 + 2/3। सॉल्व करोगे तो 3 यहाँ पे आएगा, तो 8/3 ओम तुम्हारा ये आया। फिर तुम ओम्स लॉ पुट कर दो, V = I × R इक्विवेलेंट। तो V कितना है? 2, I मुझे निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना है? 8/3। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 4 जा तो I कितना आ जाएगा? 3/4 एम्पियर। दिव्य समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर बैटरी के साथ कोई रजिस्टर है उसको एक बार छोड़ दो, बाकी सबको कंबाइन करो। तो पहले नीचे वाले 2 मैंने किए, फिर क्योंकि ऊपर वाला अलग था इसलिए मैंने उसको अलग से किया, वरना मैं तीनों को 2 पैरेलल में तभी कर सकता था, बट समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। तो 2 का हो गया 1, ये 1 और ऊपर वाला 2 किस में आ गए? तुम्हारे पैरेलल में। अगर तुम्हें डाउट है पैरेलल में है कि नहीं, कैसे पता करते हैं? तो 1 ओम के पहले एक पॉइंट लिखो A, 1 ओम के बाद में एक पॉइंट लिखो B। अब ये पॉइंट A है, याद रखना, तो ये पॉइंट भी A होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है। ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A होगा, ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? B, और ये पॉइंट भी क्या होगा? B। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले 2 ओम के इधर A उधर B, नीचे वाले 1 ओम के इधर A उधर B, तो ये किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। ऐसे पता करते हैं, ठीक है। और आप बाकी लोग भी तो MCQ सर अपन स्टार्टिंग में ही सर तीनों ले सकते थे ना? हाँ ले सकते थे, स्टार्टिंग में ही तीनों ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसे कोई से भी हाँ ऐसे किसी भी क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी, इतना बहुत आसान क्वेश्चन है। सपोज करो कि ये एक बैटरी है, मान लो कि यहाँ पे एक 6 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे एक 6 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे भी एक 6 ओम का रजिस्टर है, और मान लो कि मैं ऐसे कर देता हूँ ये। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो दिखने में क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखना मैं कितना आसान कर दूंगा। मान लो कि ये पॉइंट A ले लो, और ये पॉइंट B ले लो, ये वाला। देखो ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट B हो। क्यों B होगा? क्योंकि यहां से लेके यहां तक तुम आओगे ना, तो रास्ते में ना कोई रजिस्टर है ना कोई बैटरी है। अब ये पॉइंट B है तो ये भी B होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक भी रास्ते में कुछ नहीं है। तो देखो 6 ओम के एक तरफ है, एक तरफ B, इस नीचे वाले 6 ओम के एक तरफ है, एक तरफ B, इस 6 ओम के एक तरफ B एक तरफ है, तो ये तीनों किस में आ गए? पैरेलल में। तो 1/r = 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2 ओम आ जाएगा, तो 2 ओम आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एक और डाउट था तेरा दिव्य, ये अ कंडक्टिंग वायर इज ड्रॉप्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो एक कंडक्टिंग वायर है, तो मान ले कि ये तेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, उसको मैंने ड्रॉप किया। और देख यहाँ पे एक चीज याद रखना दिव्य, कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होती है, मैग्नेट के बाहर कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है और तुम्हारा ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ। तो देखो तुम खाली इतना याद रखो कि यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा? यहाँ पे ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। देख खाली रोड है, करंट कब फ्लो करता है?
जैसे मान ले कि मैं कोई बैटरी लेके छोड़ दूं और मैं बोलूं करंट फ्लो करेगा, नहीं, करंट कब फ्लो करेगा, जब ये क्या बनेगी, क्लोज सर्किट बनेगी। तो नो इंड्यूस करंट फ्लो, करंट तो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि खाली रोड है, खाली रोड में क्या करंट फ्लो करेगा। अगर इस रोड को मैं किसी वायर से कंप्लीट करूं तो करंट फ्लो करेगा, तो दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ये तो हो नहीं सकता। ईएमएफ इंड्यूस का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो होगा, क्योंकि आपकी रोड मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड है। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो निकालना, देखो क्या आएगा इसका डायरेक्शन, कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका वर्टिकली नीचे आ रहा है। यहाँ पे तुम्हें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन वापस बता दो ना, मैं लीव हो गया था सर। हाँ रुक, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा आउट ऑफ लीग है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कोई रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और वो ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, सर वेस्ट टू ईस्ट आएगा। ठीक है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। कहां से कहा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ दे रखी है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। और आपका मोशन कहां पे हो रहा है, नीचे की तरफ। तो मोशन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो राइट हैंड लो और चेक करो करंट कैसे फ्लो करेगा। सर तो इसमें West to वेलोसिटी east। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना। हाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो वेस्ट टू ईस्ट आएगा। भूल तो नहीं गए राइट हैंड रूल। आपका जो Yes, sir. फोर फिंगर है वो West to east. फोर फिंगर मोशन बताएगा, आपका जो मिडल फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, थंब बताएगा करंट कहाँ फ्लो करेगा। तो यहाँ पे करंट वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेगा। सर करंट मोशन था ना सर, थंब मोशन था ना। हाँ थंब हाँ, वो सर मैंने वेस्ट टू उल्टा ईस्ट याद कर रखा है, करेक्ट, मैंने उल्टा याद कर रखा है। तुम्हें थंब मोशन याद होगा, तुम्हें फोर फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड याद होगी। थंब मोशन फोर यस फिंगर सर। को तुम्हारी मिडल फिंगर करंट दे देगी। हाँ ठीक है, कोई भी यूज कर लो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो मैंडलीव को आगे बढ़ाएंगे, पीरियडिक लॉ, और नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिज्म का रिवीजन चालू करेंगे, है ना। ये काफी लोगों को उसमें डाउट है, तो मैग्नेटिज्म का रिवीजन चालू करेंगे हम लोग। और कुछ पूछना है तो पूछो। सर आप मैग्नेटिज्म में एसी डीसी भी पढ़ाओगे क्या? पढ़ा दूंगा, पर एक्चुअली वो मैंने पढ़ाया था ना एक दिन शाम को। सर पढ़ा दिया था सर। Yes, sir. प्रॉमिस करा दूंगा। अरे तुम्हारा जो sir. डाउट है भेज दो, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से तो देखो मेरा खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, अपने पास बहुत टाइम है, सर तो मेटल्स रिवीजन और ही करने वाला हूँ। कार्बोनेटेड कंपाउंड्स के बाकी हैं सर, एक्स्ट्रा टॉपिक्स बस वो बाकी सब तो हो होमोलॉगस गए। सीरीज बाकी है और इधर आई थिंक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बाकी है, बाकी सब तो हो गया। तो बस एक वो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सर वो रिसोर्सेज है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स बाकी है ना हाँ वो सर, सब मैं उसके करा दूंगा ना एक एक मेटल करके। जो सिलेबस से रिमूव है उसकी बात कर रहे हो ना। हाँ सर। हाँ वो जिसको करने करा दूंगा, बाकी अपन रिवीजन करेंगे फिर लास्ट तक। अब पता नहीं बोर्ड कब होंगे, कोई बोल रहा है फरवरी में होंगे, कोई बोल रहा है मार्च में होंगे, कोई बोल रहा है अप्रैल में होंगे, पता नहीं कब होंगे। अप्रैल में होंगे तो पता नहीं अपन करेंगे क्या 5-6 महीने, मुझे भी आइडिया नहीं है। ये 5 महीने बाकी है ना, पढ़ो और तो क्या, बार बार सर पढ़ते रहो। पेपर में तो सर अप्रैल में ही आ रहा है। ठीक है फिर तो अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है। थैंक यू सर।